Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to do risk and return. ठीक है, रिस्क सिंपल डेफिनेशन रिस्क जो है वो आपकी अनसर्टेनिटी, किसी भी चीज़ की अनसर्टेनिटी हो आपको फ्यूचर के अंदर, वो आपका रिस्क कहलाता है। और हम लोग चूंकि स्टॉक मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क हो। वैसे तो रिस्क आपकी डेली लाइफ के अंदर आपको कई किस्म के रिस्क होते हैं, सोशल लाइफ के अंदर रिस्क होते हैं और बड़े, और हम उसके लिए जो उसको मिटिगेट करते हैं वो इंश्योरेंस के थ्रू करते हैं। हमारी कोशिश होती है पहले हम उसको असेसमेंट कर लें, और असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि आप किस एरिया में हैं, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से ही आप लोग जो है उसकी मिटिगेशन करते हो। जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, या हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर जब हम रिस्क को देखते हैं तो रिस्क इज द अनसर्टेनिटी अराउंड द रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू अर्न। तो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स एसोसिएटेड विद द गिवन रिस्क, गिवन एसेट। तो ये आपके पास आ जाता है। इन प्रैक्टिस वी कैलकुलेट रिस्क ऑफ एन एसेट ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट। हम एसेट और पोर्टफोलियो ऑफ एसेट के ऊपर हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो आप लोगों को बता दिया था मैंने। पोर्टफोलियो क्या होता है? ग्रुप ऑफ एसेट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ एसेट्स होते हैं। रिटर्न को जब हमने कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ऑलरेडी हम करते रहे हैं। प्राइस माइनस प्रीवियस डे प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस डे प्राइस, करंट प्राइस माइनस प्रीवियस डे प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस डे प्राइस। इसके साथ सी जो है दैट इज दी समथिंग कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। समटाइम ऐसा होता है कि आपको डिविडेंड की शक्ल में कैश मिलता भी है और आप कैश देते भी हैं। लेकिन जब हम एज ए इन्वेस्टर बात करते हैं, हम जब यहाँ पर मॉडलिंग कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता है। तो जो भी आपका कैश डिविडेंड आपको मिलेगा, जो भी कैश इनफ्लो आपको रिसीव होगा, वो कैश आपने ऐड कर देना प्राइस में, उसमें से प्रीवियस डे प्राइस को माइनस कर देना, डिवाइड कर देना प्रीवियस डे प्राइस को। मोस्ट प्रोबेबली हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम डिविडेंड को कंसिडर नहीं करते, करना चाहिए लेकिन हम डिविडेंड को कंसिडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्राइसेस की बेस पे। पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ही कम डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं। डिविडेंड पे करती हैं साल में एक बार दो बार वो डिविडेंड पे करती हैं, लेकिन वो बड़ा मिनिमल सा डिविडेंड जो है वो पे करती हैं, और कुछ तो पे करती ही हैं। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप डिविडेंड को ऐड करके देखें तो फिर आपका रिटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिविडेंड को एक्सट्रैक्ट निकाल के देखें तो आपके रिटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरह ये आपके सामने एक एग्जांपल है, Robin wishes to determine the return of two stocks that owned during 2009, Apple Incorporation, Walmart। beginning of the year Apple stock जो था वो $19.75 का शेयर जो है वो बिक रहा था, और Walmart जो था $55.33 का मिल रहा। ड्यूरिंग द ईयर एप्पल ने कोई डिविडेंड नहीं पे किया, लेकिन वॉलमार्ट ने अपने शेयर होल्डर को $1.19 पर शेयर उन्होंने पे किया। अपेरेंटली आपको वॉलमार्ट का स्टॉक जो है वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा होगा क्योंकि वो डिविडेंड पे कर रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर एप्पल का स्टॉक जो था वो $210.73 पे था, और जब जो वॉलमार्ट था वो $52.84 के ऊपर बिक रहा था। तो अब इक्वेशन जो है, जब हम इक्वेशन को यूज करते हैं यहाँ पर, हम डिविडेंड वाली इक्वेशन को, तो एप्पल ने कोई डिविडेंड नहीं दिया तो उसका $0 के बाद उसने जो करंट प्राइस है उसकी, ठीक है, यहाँ पर करंट प्राइस दी हुई है, ये अगर हम देखें करंट प्राइस है उसकी 21073 जो ये लिख दी है, उसमें से उसकी प्रीवियस प्राइस जो थी 90.75, इसको माइनस किया और डिवाइड किया प्रीवियस प्राइस से, तो उसका जो रिटर्न था ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 132.2%। बहुत ही ज्यादा रिटर्न जो है उसके शेयर होल्डर जो है वो कमा रहे हैं। हालांकि शेयर उनके पास होल्ड करें, उनके पास शेयर की वर्थ ही बहुत ज्यादा, मतलब $90 से 210 पे चला गया। वॉलमार्ट का जो शेयर था उसमें डिविडेंड उसने पे किया, जो स्टार्ट ऑफ द ईयर था उसका डिविडेंड, उसका शेयर की प्राइस $52.84 थी, और एंड ऑफ द ईयर उसका जो एंड ऑफ द ईयर उसका $52.84 पे था। और शुरू में मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर उसका जब स्टार्ट हुआ तो $55.33 का वो शेयर था, एंड ऑफ द ईयर वो 52.84 तक आ गया, मतलब नीचे आ गया। तो उसमें जो रिटर्न आया, हालांकि आप डिविडेंड भी ले रहे हो उसमें, लेकिन फिर उसका जो पर शेयर जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है, मतलब उसका शेयर जो है वो गिरा है एक साल के अंदर।
जबकि एप्पल का शेयर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड पेइंग फर्म्स जो हैं वो अच्छी फर्म्स होती हैं, इन्वेस्टर की प्रेफरेंस है। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो स्टेबल कंपनी है, उसके साथ रहना और उससे डिविडेंड एंजॉय करना ये अलग बात है। एप्पल भी बहुत बड़ी कंपनी है, डिविडेंड नहीं पे करता, लेकिन उसकी जो है वो टेक्नोलॉजी जब नहीं इंट्रोड्यूस कराता है तो शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आता है। और एप्पल के ये है कि उसके जो शॉक्स हैं वो भी उसको वोलेटाइल बना देते हैं समटाइम। तो देर आर न्यू प्रोडक्ट जब भी इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसके शेयर के अंदर सब्सटेंशियल चेंज आता है। ठीक है, वॉलमार्ट उसकी दूसरी तरफ थोड़ा सा स्टेबल कंपनी है, वो अपने बिजनेसेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ मुल्कों में जाके, तो वो एक स्टेबिलिटी उसके अंदर नजर आती है। एप्पल के अंदर चूंकि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हो उसके अंदर नई प्रोडक्ट के साथ आपकी फर्म की वैल्यू के अंदर इंक्रीज काफ़ी सब्सटेंशियल आता है। तो उस वजह से इसकी जो प्राइस है उसके अंदर रिटर्न के अंदर काफ़ी डिफरेंस आता है, बढ़ भी सकता है कम भी आ सकता है। अच्छा, जब हम पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स जिनको हम देख रहे होते हैं। एक तो सिंगल स्टॉक, आप सिंगल एसेट का असेसमेंट कर रहे हो तो उसकी मीन एंड वेरिएंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और जब आप मोर देन टू स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हो तो उसका मीन एंड वेरिएंस टोटली डिफरेंट होता है। सो सिंगल एसेट के अंदर हमारे पास कुछ चांसेस आ जाते हैं, और सिंगल एसेट के अंदर हमारे पास सिर्फ स्टॉक नहीं आता, उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं। अब प्रोजेक्ट सिंगल होता है तो सिंगल एसेट एसेट की दो टाइप्स होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स एंड रियल एसेट्स। तो समटाइम हम रियल एसेट की भी असेसमेंट करते हैं, उसके अंदर हम इसी तरह असेसमेंट करते हैं जो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। हम एक पूरे सिनेरियो से गुजरते हैं, मतलब रिस्क असेसमेंट करते हैं प्रॉपर्ली, और रिस्क असेसमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सिनेरियो एनालिसिस में और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, हम एक अप्रोच है ऑफ असेसिंग रिस्क दैट हम सेवरल पॉसिबल अल्टरनेटिव आउटकम सिनेरियोज बना लेते हैं उसके अंदर कि रिटर्न्स की वेरिएबिलिटी के अंदर हम पेसिमिस्टिकली मतलब सबसे कम कितना कमाएंगे, नॉर्मली हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना कमाएंगे, और ऑप्टिमिस्टिक कितने ज़्यादा हैं हम लोग। तो किसी प्रोजेक्ट को, किसी एक एसेट को असेस करना हो तो उसके अंदर हम सबसे पहले उसके सिनेरियोज जनरेट कर लेते हैं, वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन उसकी निकाल लेते हैं, उसकी मोस्ट लाइकली न्यूट्रल पोजीशन निकाल लेते हैं, और ऑप्टिमिस्टिक जो है उसकी पोजीशन हम फाइंड कर लेते हैं, और फिर हम उसके रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर तीन सिनेरियोज जैसे यहाँ पर आपके सामने बनाए हुए उन्होंने, दैट इज द थ्री सिनेरियोज। पेसिमिस्टिक एक स्टॉक है, हमारे पास दो स्टॉक्स हैं, एसेट ए एंड एसेट बी। ये प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये एसेट, लेकिन सिंगल एसेट एनालिसिस हो रहा है। दोनों एसेट्स जो हैं वो कह रहे हैं जी आप लोग हमारे में $10,000 इन्वेस्ट करो। अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट $10,000 करते हो तो ये कहता है जी कि आप मोस्ट लाइकली ये पोजीशन है जी, मोस्ट लाइकली दोनों में आप 15% कमाओगे ऑन एवरेज। दोनों में आप क्या कमाओगे, 15% कमाओगे। अब जब एसेट ए में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें दो सिनेरियोज आपके पास आ जाते हैं, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक, यू आर पेसिमिस्टिक के ए में आप जब कितना नीचे जा सकते हो, 13% तक जा सकते हो, और मैक्सिमम आप कितने परसेंट जा सकते हो, 17%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास किस शक्ल में आ रहा है, रेंज की शक्ल में आ रहा है, कि रेंज आपके पास कितना है, कितना आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। 4% से आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं, 13% 17% के दरमियान दरमियान आप एसेट ए में से कमा सकते हो। दिस इज द रेंज। और रेंज एक किस्म की वो वेरिएबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, दिस इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दिस इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आप ये जो पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक हैं ये आप कई तरीकों से फाइंड कर सकते हो। आप या तो अंदाजा भी लगा सकते हो, लेकिन एजुकेटेड गेस समटाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप क्वार्टाइल्स का अंदाजा लगा सकते हो कि 25th क्वार्टाइल है या परसेंटाइल है, 25th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल। आप किसी भी एसेट का फाइंड कर सकते हो, उससे रिलेटेड एसेट्स का आप इस तरह परसेंटाइल कैलकुलेट करके आप लगा सकते हो पेसिमिस्टिकली किधर जा सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिकली किधर जा सकते हैं, और मोस्ट लाइकली हम लोग क्या रिटर्न कमा सकते हो। तो हम लोग क्वार्टर्स बना लेते हैं, क्वांटाइल्स जिसको कहते हैं, क्वार्टाइल्स जिसको कहते हैं, थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल एंड सेकंड क्वार्टाइल इज योर मीडियन वैल्यू। तो उस तरह भी आप एनालिसिस। तो एसेट बी जो है वो भी सेम इन्वेस्टमेंट आपसे चाह रहा है,
लेकिन सेम इन्वेस्टमेंट के साथ वो कह रहा है कि आप पेसिमिस्टिक हैं कि इस पे जो आपका रिटर्न आ सकता है सबसे कम वो 7% आ सकता है और मैक्सिमम आप जा सकते हो 23% तक, मतलब वेरिएबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ऑन एवरेज दोनों के रिटर्न जो हैं वो 15% ही हैं ऑन एवरेज। लेकिन इसके रेंज अगर आप देखें तो रेंज इसकी कितनी है 16%। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग दी सिनेरियोस, वेरियस सिनेरियोस के मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, मिनिमम कहाँ तक आ सकते हैं। तो उसके अंदर फैक्टर्स होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं इनको मिनिमम में लाने में, मैक्सिमम लाने में। डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान की मार्केट में हैं तो बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। आप इवन अगर एक एसेट ले लें मुर्गी का अगर आप एसेट ले लें तो आप कहें जी अगर मुर्गियों में आप इन्वेस्ट करें या किसी रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करें जिस तरह आप सिर्फ चिकन ही बेच रहे हो, तो उनकी प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस देख लें, मोस्ट लाइकली आप किस प्राइस तक जा सकते हो। आजकल हम उसी प्राइस पे हैं। पेसिमिस्टिकली आप कहाँ तक जा सकते हो, ऑन एवरेज आप कितना कमा सकते हो इस बिजनेस के अंदर। तो ये भी एक एसेट है, एक किस्म का रियल एसेट है। ठीक है, इसी तरह रियल एस्टेट में आप आ सकते हो, वो भी आपका सिंगल एसेट है, उसका भी एनालिसिस आप इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, जब पहला हमने स्टेप निकाल लिया सिनेरियोस का, हमने मुख्तलिफ सिनेरियोस जनरेट कर लिए, दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ आउटकम। कितना चांस है, लाइक प्रोबेबिलिटी द सिंपल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम लोग जब प्रोबेबिलिटी करते थे और उसके अंदर हम सिक्का उछालते थे और कहते थे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, दैट वाज 0.5। ठीक है, और 0.5 मतलब 50% चांसेस है कि हेड आएगा, 50% चांसेस है कि टेल आएगा। दैट वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन। और अब जब 0.5 करते थे तो एवरेज वैल्यू 0.5 होती थी, उसके इर्द गिर्द जो है आप देखते थे कि किस तरह ये डिस्पर्शन कितनी हो सकती है। सो हम इसको ये सारे सिनेरियोज के इर्द गिर्द हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। बेसिकली दिस इज द हिस्टोग्राम, जो ये आपके सामने हिस्टोग्राम आ रही है। जब आप सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आपने बस हिस्टोग्राम और इसके ऊपर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे करके बन जाएगी। ठीक है, ये भी यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम क्या है ये देखें, ये 13% पे एक आ रहा है आपके पास। अब ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं। Norman company past estimate indicate that the probability of the pessimistic, most likely and optimistic, pessimistic, most likely and optimistic outcome is 25%, 50% and 25%. ठीक है, ये probability distribution respectively. Note that the sum of these probabilities is always equal to 100%. ये मैंने आपको लोगों के probability के हमेशा परसेंटेज के अंदर हो तो इसका टोटल हमेशा जो है वो 100%। इट्स लाइक वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेट्स, जिस तरह हम वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स में है तो 1 के इक्वल होना चाहिए टोटल, और अगर ये परसेंटेज में है तो 100% के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 100% के इक्वल होगा तो ये आप देखें 13 पे 25, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे आपके रिटर्न है। सो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है तो ये 13% ये रिटर्न्स हैं। रिटर्न ये आ गया जी, ये पेसिमिस्टिक, यहाँ पर ये 15 है, दिस इज मोस्ट लाइकली, और 70% पे ऑप्टिमिस्टिक। ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 0.5, 0.25, 0.50 और यहाँ पर आपका 0 आ गया। ठीक है, 0.25 पे 13 भी 0.25 है तो ये आपका एक हिस्टोग्राम बन जाएगा। आपके पास 15 पे 50% है तो ये आपका एक हिस्टोग्राम बन जाएगा, और आपके पास 70% पे आपके पास फिर 25 है तो ये 3 हिस्टोग्राम आपके पास बन गए। और ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक किस्म की बन गई। इधर अब आपने कहा जी जो एसेट बी है उसमें कहा जी पेसिमिस्टिक था जी आपके पास 7%, मोस्ट लाइकली आपके पास है 15%, और ऑप्टिमिस्टिक है आपके पास 23%। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ गया जी पेसिमिस्टिक ये हमारे पास 7% पे आ गया, 7% पे 0.25, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और 15% पे हमारे पास क्या आ गया 0.50, ये हिस्टोग्राम हमारा बन गया जी, ये लाइन बन गई हमारी कितने पे 0.50 पे, और ये हिस्टोग्राम बन गया हमारा 23% पे। ठीक है, अब आप अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, दिस द वाइडर, दीज आर द
वैल्यूज जहां पर आपका रिटर्न जो है वो लाई कर सकता है कहीं पर, एक्चुअल रिटर्न आपका यहाँ इस रेंज में कहीं पे, यहाँ पे इस रेंज में कहीं पे, यहाँ पर मार्जिन इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ। इसका मतलब एसेट ए इज वेरी सिक्योर एज कम्पेयर टू एसेट बी। एसेट बी के अंदर ये है कि रिटर्न भी आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो और आप लॉस भी अपना काफी ज्यादा कर सकते हो। लाइक यू हैव अ मार्जिन ऑफ 11%, आप 11% के मार्जिन पे, लाइक आपने उधार लिया हुआ है एक बैंक से, 11% पे आपने उधार लिया हुआ है बैंक से, लोन लिया हुआ है। अब 11% पे जब आपने लोन लिया हुआ है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो एसेट बी पे, आप वहां पर 7% पे भी आ सकते हो, मतलब 4% का आपका लॉस भी हो सकता है। जबकि इन केस ऑफ एसेट ए यू आर गोइंग टूवर्ड्स 13%, आप 13% पे ही रह रहे हो। अब कुछ, अब सारे लोग कहेंगे कि 13% पे तो रह रहे हैं, हम लोग एसेट ए में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रिस्क टेकर्स होते हैं जो चाहते हैं कि हो सकता है हमारा 23% रिटर्न आ जाए। अब 23% रिटर्न आ जाए तो 11 टू 23 उसको सीधा 11% जो है 12% का डिफरेंस यहाँ पर फेस कर मिल रहा है गेन की शक्ल में। और 12% का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जब आप लाखों में या करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करो तो 12% बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो इसको, इस बेस के ऊपर कई लोग जो है वो रिस्क भी ले लेते हैं। ठीक है, तो रिस्क, ओके जी। तो जब हम स्टैंड अलोन रिस्क एंड रिटर्न की बात करते हैं, रिस्क ऑन द सिंगल एसेट की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं विच यू ऑलरेडी नो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न, मतलब एवरेज ले लेते हैं। एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है आपको? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, डाटा की जब डिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं तो डाटा की डिस्क्रिप्शन के लिए हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, दिस इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसके अंदर आप मीन भी ले सकते हो, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन भी ले सकते हो, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती थी। ठीक है, फिर डिफरेंट किस्म के क्वार्टाइल्स आ जाते थे, क्वार्टाइल्स आ जाते थे, परसेंटाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, परसेंटाइल आपको कोई ना कोई लोकेशन बता देते हैं। ठीक है, परसेंटाइल आ जाते हैं, ये लोकेशन आपको बता देते हैं कि डाटा की लोकेशन क्या है। मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ लोकेशन भी इसको कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में तो आपके पास मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड भी है। मीडियन बड़ा इम्पोर्टेंट मेजर है। हम लोग जब ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं तो उसमें मीडियन की बहुत सिग्निफिकेंस है। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं फाइनेंस के जिसके अंदर मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इवन के अरिथमेटिक मीन भी आपका फेल हो जाता है। जब अरिथमेटिक मीन आपका फेल हो जाता है वहां पर आपके पास क्या आ जाता है? मीडियन आ जाता है। मीडियन सिंपली जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है और सेंट्रल पार्ट को ले आती है। इसके अंदर कोई ऐसा बाइसनेस नहीं होती। समटाइम एवरेज जो है वो बाइसनेस का शिकार हो जाता है, मीन जो है वो बाइसनेस का, नेगेटिव वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, पॉजिटिव वैल्यूज कम है। मीडियन जो है वो काफी क्लोज टू द अनबाइस्ड कैलकुलेशन रहता है मोस्टली। तो मीडियन जो है उसको हम लोग लेकर आते हैं समटाइम जब हम लोग एस्टिमेशन नहीं कर पाते ऑन द बेसिस ऑफ मीन। पहले तो हम मीन को यूज करते हैं, लेकिन जब मीन जहां पर जाके खराब हो जाता है, जहां पर जाके वो बाइसनेस का शिकार हो जाता है, स्क्यूनेस डाटा में आना शुरू हो जाती है, डाटा का जो झुकाव है वो एक तरफ ज्यादा शुरू हो। ये जो मीन है हम तब यूज करते हैं जब हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताई है ना, वो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके एस्टिमेशन के दोनों साइड्स पे, मीन के दोनों साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ठीक है, मतलब मीन आपका 0 पे आ जाता है और जो वेरिएंस है वो 1 हो जाता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, वेरिएंस 1 पे चला जाता है, मीन आपका 0 पे वेरिएंस मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, मीन आपका 0 पे आ जाता है। तो वहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप एस्टिमेशन, ऐसे डाटे को जब आप एस्टिमेट करते हो तो एस्टिमेट करते हुए आप इसमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो बड़ी आराम से। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में वैसे जो स्टॉक मार्केट्स हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल के करीब है।
हम लोग assumptions ले लेते हैं कुछ, और उन assumptions की बेस पे हम एस्टिमेशन कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, क्योंकि इसमें एस्टिमेशन बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर डाटा जो है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड हो, जिस तरह की ऐसी शक्ल बन रही हो डाटा की, ये पीछे हिस्टोग्राम हमने बनाए हैं, दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डाटे की शक्ल इस तरह बन रही हो या उस तरह बन रही हो, तो फिर हम लोग जो हैं वो डिफरेंट मेजर्स यूज़ करते हैं, मीडियन के मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न को बता देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, इसमें कई आ जाते हैं, इंटर क्वार्टरल रेंज आ जाता है आपका मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। दो एसेट्स हों, ये तो स्टैंड अलोन एसेट हम बात कर रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आ जाते हैं। दो एसेट तो को वेरिएंस भी हो जाते हैं, समटाइम कोरिलेशन भी आ जाती है तब हमारे पास। लेकिन हम स्टैंड अलोन एसेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टैंड अलोन एसेट के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक ऐसी चीज है कि आपके पास अगर आपने एसेट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, आपके पास आ गया जी स्टॉक्स आ गए, ठीक है। अब सिर्फ स्टॉक्स आ जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम चल जाएगा कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टॉक्स के दरमियान। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कुछ स्टॉक्स के मीन डिफरेंट होते हैं, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन, उनकी एवरेज वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, मतलब वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आपस में होते हैं। और सकता है आपने जो अपना फाइनेंशियल प्लान किया हुआ है, उस फाइनेंशियल प्लान के अंदर आपके पास स्टॉक्स भी हैं, बॉन्ड्स भी हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो टी बिल्स भी हैं, और आपके पास रियल एसेट्स भी हैं। रियल एसेट मतलब आपने इन्वेस्ट किया हुआ है किसमें, रियल एस्टेट में, मतलब प्लॉट्स के अंदर, ठीक है, आपने प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ। आप इन सबको कंपेयर करना चाह रहे हो, इनके मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की डिस्पर्शन को कंपेयर, तो आप उस सूरत में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो क्या करते हो, निकालते हो। सो जब हमने सिंगल एसेट का रिटर्न कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जब हमने सिंगल एसेट का कैलकुलेट करना है, ये सॉल्व हुआ हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास जी आर बार इज इक्वल टू समेशन, समेशन आर इनटू, समेशन है जी सम, ठीक है, सम ऑफ जो रिटर्न है एक्चुअल रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, और उनको आपने सम कर लेना है, ठीक है। अब ये है जी हमारे पास एसेट ए है, ठीक है। वैसे अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटीज नहीं दी हुई तो हम सिंपल एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते थे, समेशन आर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये तो हमारे पास सिंपल अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है जिसकी बेस के ऊपर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करते हैं। लेकिन जब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, सिनेरियोज दिए हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे कि अपने एसेट का। उसके लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स, हमारे पास पेसिमिस्टिक है, मोस्ट लाइकली है, ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। और पेसिमिस्टिक की एसेट ए की प्रोबेबिलिटी 0.25, प्रोबेबिलिटीज लिख देनी है इसके सामने, 0.25, 0.50, 0.25, ये तीन हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई। हमारे पास एसेट ए के रिटर्न्स आ गए। रिटर्न्स क्या थे, उसने कहा जी जब पेसिमिस्टिक कितने पे जा सकता है, ये 13% पे जा सकता है, मोस्ट लाइकली ये किस पे जा सकता है, मोस्ट लाइकली ये 15% पे जा सकता है, और ऑप्टिमिस्टिकली ये 70% पे जाएगा, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास ही हैं रिटर्न, और उनके अकरेंस के प्रोबेबिलिटीज, ये पेसिमिस्टिक में 13%, मोस्ट लाइकली 15%, ऑप्टिमिस्टिक 17%, और उनकी प्रोबेबिलिटीज 13% की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है जी 25%, मतलब 0.25, इसको 13%। अब इसमें से इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये है कि आप या तो इन सबको पॉइंट्स में ले जाओ और एंड पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटीज को आप पॉइंट्स में ले जाओ, रिटर्न्स को आप परसेंटेज में रहने दो, उससे ही आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है हम दोनों को परसेंटेज में रहने देते तो वो वैल्यूज काफी ज्यादा
बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती हैं, तो वो गलत हो जाता है वहाँ पे। आप एक को परसेंटेज में रहने दो, एक को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो। ये सॉल्यूशन का मैं थोड़ा-सा आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। इस तरह थोड़ी आसानी हो जाएगी, इस तरह आप लोग एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़ की तरफ, अगर आप रिटर्न्स को परसेंटेज में रहने देते हो, प्रोबेबिलिटीज़ को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हो, तो उससे आप लोगों का एनालिसिस बड़ा सिंपल हो जाएगा और बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो आपको शो करने पड़ेंगे। ठीक है? क्योंकि अगर आप दोनों को परसेंटेज में रहते हो तो नीचे परसेंटेज भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 100% भी मल्टीप्लाई, वो आप देखिए 10,000% में से वो फिर परसेंटेज निकाल के दे देगा। वो फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी और आप लोगों के लिए मसला होगा। तो कोशिश करें एक चीज़ को आप पॉइंट में लिख दें, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह ये क्वेश्चन हुआ हुआ है उस तरह ही कर लें आप, जब आपको क्वेश्चन आए इसका, तो आप वैसे ही कर लें, प्रोबेबिलिटीज़ को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, रिटर्न्स को आप परसेंटेज में रहने दें। और लेकिन अगर आप पॉइंट्स में रखना चाह रहे हैं तो दोनों को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करके भी कर देंगे। उससे ये होगा कि आपके जो ये 3.25% आने के बजाय आपका 0.00325 आएगा। फिर आपको थोड़ी सी फस क्रिएट होगी, नहीं सॉरी, एक जीरो कम होगा, थोड़ी फस क्रिएट होगी इसको वापस कन्वर्ट करते हुए, तो ये पॉइंट्स के आगे जीरोस बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक ऐसे होगा कि पॉइंट एंड पे आपके पास 0.15 आएगा, उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे 15%। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करें, आप प्रोबेबिलिटीज को पॉइंट्स में रहने दें, रिटर्न्स को आप इस तरह ही शो करते हैं परसेंटेज में, इनको इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो फॉर्मूला है ये जो आपको बता रहा है दिस इज R इंटू पी आर। रिटर्न, जो ये रिटर्न है उनको उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ 13% को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3.25%, 15% को 0.50 से मल्टीप्लाई किया, ये है जी 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपके पास है 7.50। ठीक है, 17 को मल्टीप्लाई किया हमने 0.25 के साथ, तो हमारे पास 4.25 आ गया रिटर्न। इन तीनों को जमा किया तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया दैट इज 15%। ठीक है, 15% हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। ये हमारे पास एसेट ए का रिटर्न आ गया। एसेट बी पे आ जाते हैं। एसेट बी में जो हमारे पास पेसिमिस्टिक है दैट इज 0.25 और मोस्ट लाइकली की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 50%, ये सेम ही है, और ऑप्टिमिस्टिक की प्रोबेबिलिटी 0.25, लेकिन रिटर्न थोड़े डिफरेंट है। पेसिमिस्टिक में वो कहाँ चला जाता है 7% पे, मोस्ट लाइकली में 15% में, और ऑप्टिमिस्टिक में 23% में। अब 7% का हम लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो हमारे पास आ जाता है 1.75। 15% का 0.50 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाता है जी 7.50। ठीक है, 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो हमारे पास आ जाएगा जी 5.75। आयरॉनिकली हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दोनों ही स्टॉक के, अगर आप देखें तो वो 15% ही है। एसेट ए का भी 15% है और एसेट बी का भी 15% है। ये क्वेश्चन देने का मकसद क्या है यहाँ पे? मकसद ये है कि सम टाइम आपकी डिसीजन मेकिंग किस एसेट में इन्वेस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता। आप सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सिर्फ अगर गेन्स को देखते रहेंगे और आप कहेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका भी 15% है, ए का भी 15% है, बी का भी 15% है, दोनों के ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 15% है, तो हम किस में इन्वेस्ट करें, किस एसेट में इन्वेस्ट करें? अब यहाँ पर रिस्क एंड रिटर्न का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि हम सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डिसीजन नहीं कर सकते किस एसेट में इन्वेस्ट करना और किस एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना। एज यू कैन सी हियर, हाँ इस एसेट का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% आ रहा है, इस एसेट का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास कितने परसेंट आ रहा है, 15% आ रहा है। उस बेस के ऊपर आप डिसीजन नहीं कर सकते कि ए में इन्वेस्ट करना है कि बी में इन्वेस्ट करना है। उसके लिए हम कहाँ चले जाते हैं, हम स्टैंडर्ड एविएशन में चले जाते हैं। अब स्टैंडर्ड एविएशन का जो हम लोग एक्सेल पे फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन, उसका हमारे पास ये फॉर्मूला है। मतलब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो हम लोग स्टैट्स में यूज करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब ये एन जो है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन हमें दे देता है। यहाँ पे उसने जो फॉर्मूला लिखा हुआ दैट इज सैंपल। सैंपल मतलब अगर आपका सैंपल भी बहुत ज्यादा हो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सैंपल वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो है वो पॉपुलेशन वाला लगा देंगे, फिर हमारा ठीक रहेगा। सैंपल वाला फॉर्मूला लगाना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। तो बहरहाल ये फॉर्मूला हमारा पॉपुलेशन का होता था,
एक्स की जगह अब यहाँ पर रिटर्न आ गए, ठीक है। हम स्टैट्स में एक्स यूज करते थे, यहाँ पर हम आर यूज करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया जी फॉर्मूला जो हम लोग आम यूज करते हैं जब हम एक्सेल शीट पे या वैसे कुछ क्वेश्चन दिया हो विदाउट प्रोबेबिलिटीज, तो उसके अंदर अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग सिनेरियोज के साथ रिस्क असेसमेंट के साथ कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ सिनेरियोज में डिवाइड किया है, सिनेरियो एनालिसिस किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, तब हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा लाजमी। जब हमने सिनेरियोज डिफाइन किए हुए हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हुई हैं, तब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समेशन आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो भी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का जो है हम लोग समीशन लेंगे, इन सब को हम सम करेंगे, सम करने के बाद हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सोल्यूशन किया हुआ जी दोनों का, एसेट ए का भी और एसेट बी का भी। एसेट ए जैसे ही सिनेरियो, तीन सिनेरियो, दिस इज द पेसिमिस्टिक, दिस इज मोस्ट लाइकली, दिस इज ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज पेसिमिस्टिक, दिस इज मोस्ट लाइकली, दिस इज ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तीन सिनेरियो हैं। रिटर्न उसने बता दिए 13%, 15%, 17%। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने पिछली स्लाइड में निकाल लिया, दैट इज 15%। तीनों सिनेरियोज में ही एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे कितने हैं, 15% है। इस कॉलम में हम इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 13 में से 15 को माइनस किया, हमारे पास -2 आया। इधर 15 में से 15 को माइनस किया, 0 आया। इधर हमने 17 में से 15 को माइनस किया, हमारे पास 2 आ गया। -2 0 +2, ये हमारे पास एक कॉलम आ गया आर माइनस आर बार का। इस सारे कॉलम का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास 2% का स्क्वायर लेंगे, दैट इज ऑल्सो 4%, माइनस खत्म हो जाएगा, 0 और 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास पिछली स्लाइड से भी है, जो पेसिमिस्टिक है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, मोस्ट लाइकली की प्रोबेबिलिटी है 50% और ऑप्टिमिस्टिक की प्रोबेबिलिटी है हमारी 0.25, ठीक है। इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को इनके इससे मल्टीप्लाई हमने करना है। जब हमने इनसे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो है वो ये आ गया, क्या नाम है, हमारे पास इनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन पर केस, हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो वेरिएंस आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाला हमारे पास जो है वो फैक्टर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इन तीनों को टोटल किया हमारे पास ये 2% आ गया। इस 2% का अंडर रूट लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है 1.41%। दिस इज द डिस्पर्शन, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, कि इतना आपका एसेट आगे भी जा सकता है और इतना आपका एसेट पीछे भी जा सकता है, मतलब डिस्पर्स है। एसेट बी pessimistic 7%, 15%, 23%. Again, these are the expected return 15%, 15% and 15%. इसमें से इसको माइनस किया, आपके पास -8 आया, ठीक है। अब 15 में से 15 को माइनस किया, 0 आया। 23 में से 15 को माइनस किया, 8 आया। अब नाउ यू कैन इमेजिन, आप सारा कुछ अगर पॉइंट्स में कर रहे हो, क्वेश्चन की हद तक आप सारा कुछ पॉइंट्स में कर रहे हो, तो इमेजिन 8% कहाँ पर आ रहा होगा और 64% कहाँ पर आ रहा होगा, और आप जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा। सो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है हमसे। इसलिए मैंने आपको कहा कि शुरू में जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो रिटर्न को आप परसेंटेज में रहने दें, प्रोबेबिलिटीज को आप पॉइंट्स में ले आए, ठीक है। तो 8% का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 8% का स्क्वायर आ जाता है 64%। 8% का स्क्वायर लेंगे तो 64%, ये दो आगे, इनके आप इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। 0 तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, 64 को 0.25 से 64 को तो 16, ये आपके पास 32% आपके पास टोटल आ जाता है। इस 32% का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5.66। एसेट बी का जो डिस्पर्शन है, एसेट ए की जो डिस्पर्शन है दैट इज 1.41, एसेट बी की जो डिस्पर्शन है दैट इज 5.66। मतलब ये 5.66 प्लस में भी जा सकता है, 5.66 माइनस में भी जा सकता है, ये 1.41 प्लस में भी जा सकता है, 1.41 माइनस में भी जा सकता है। तो ये लेस रिस्की है, ये जो है वेरी हाईली रिस्की स्टॉक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बता देती है, सिंपल डिस्पर्शन बता देती है। और अगर सिंगल एसेट का करना है तो उसमें सिनेरियो एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके हम उसका एनालिसिस जो है यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
सिंपल सा। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फ़ायदा ये है कि हम इसमें मुख्तलिफ टाइप्स की जो एक दूसरे में साख्त में और जो एक दूसरे के साथ मेच्योरिटी में, रिटर्न में बिल्कुल डिफरेंट स्टॉक्स हैं, उन सारे स्टॉक्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिस्की होगा, लेकिन इसमें कंपैरिजन हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, रिस्क फ्री स्टॉक्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ इन्फ्लेशन का फैक्टर होता है। इसको हम नॉमिनल रिस्क फ्री रेट भी कहते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये भी रिस्क फ्री होते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क, क्योंकि मेच्योरिटी इनकी ज्यादा होती है, मेच्योरिटी ज्यादा होने की वजह से इनका रिस्क ज्यादा है। गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 4 सालों तक है। 4 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट, अब 4 साल के बाद दूसरी गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नमेंट डिफॉल्ट भी कर जाए, 5 से 6 साल बाद गवर्नमेंट डिफॉल्ट भी कर जाए। तो ये जितनी जितनी मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी, उतना उसका मेच्योरिटी का रिस्क उसमें ऐड, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मेच्योरिटी का थोड़ा सा रिस्क उसके अंदर ऐड लाजमी होगा। और कॉमन स्टॉक्स आर द जो कॉर्पोरेट इस शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, उनका रिस्क तो डेफिनेटली ज़्यादा होता ही है। ये अब इसको आपने प्रैक्टिकली साबित करना है, थोड़ा सा इनकी कंपैरिजन करके। हम देखते हैं जी एवरेज नॉमिनल, मतलब ये है कि आगे जी इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है जी टी बिल्स का, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है जी ट्रेजरी बॉन्ड्स का, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है जी आपका कॉमन स्टॉक का। ये उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गए। 4.7 स्टैंडर्ड डेविएशन है जी टी बिल्स का, 10.2% जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है जी ट्रेजरी बॉन्ड्स का, और 25.4% जो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरी हाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है जी आपका कॉमन स्टॉक का। इसको अब ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड 4.7 को डिवाइड किया 3.9 से, तो आपके पास ये आंसर है। 10.2 को डिवाइड किया 5.0 से, मतलब 10.2 ये है, 5.0 ये है, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद 20.4 को डिवाइड किया आपने 9.3 के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब इन तीनों को आप कंपेयर कर सकते हो, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम है वो सबसे क्या है, लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इतना रिटर्न टॉलरेट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इतना रिटर्न लेके आप खुश रह सकते हो, तो आप definitely go for the T-bills. But if you want return 9.3, if you are not even satisfied on 5% and you want average return of 9.3, then I would suggest you go for the common stock. But इसके अंदर ये भी देखना चाहिए कि 20%, 20.4% की डिस्पर्शन है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आगे पीछे जा सकता है, हो सकता है इससे कम रिटर्न आपको मिले, क्योंकि डिस्पर्शन आप देखें डिस्पर्शन कितनी है, लेकिन आप जो है वो रिस्क लेंगे क्योंकि आपको ऑन एवरेज ये रिटर्न चाहिए, तो फिर आप वो वाला रिस्क भी ले सकते हो। ठीक है, सो ऐसे हम लोग जो है सिंगल एसेट का जो है वो कैलकुलेट करते हैं रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है,